हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम नेहा, योर एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक सब्जेक्ट। तो लर्नर्स, आज हम कर रहे हैं हमारी एस्टेट पीजीटी इकोनॉमिक्स की। हमने जो टॉप 50 की हमारी मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू की जो सीरीज चली हुई थी, उसमें आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की जो हमारी यूनिट है उसको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने ऑलरेडी इंडियन इकोनॉमी की 2 क्लासेस यानी कि 100 क्वेश्चंस को कर लिया है, जिसमें करंट का और स्टैटिक डेटा को हमने कंप्लीट कर लिया है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, और आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की यूनिट को कर रहे हैं। और अगर आपने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में देख लेना, आपको चैनल पर मिल जाएगी। इसमें मैंने सभी जो टॉपिक्स जो सिलेबस का पार्ट है, इंक्लूडिंग जो सिलेबस में शामिल नहीं है, उन सभी क्वेश्चंस को कंपाइल करके इन टॉप 50 क्वेश्चंस में ऐड किया है। सभी सिलेबस में से ही है और ये एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है भाई, तो करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। देखो, सबसे पहले का हमारा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन क्या है, द सेकेंड स्टेज ऑफ थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज करेक्टराइज्ड बाय। तो देखो भाई, ये क्वेश्चन है किसका, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। तो ये जो टॉपिक है हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये हमारा एस्टेट के सिलेबस में गिवन नहीं है, बट फिर भी जैसे कि मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज किया तो उसमें मैंने देखा कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ, पॉपुलेशन पिरामिड हुआ, एज स्ट्रक्चर हुआ, और इन सभी टॉपिक से क्या है, क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ऐड ऑन किया गया है। तो क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। डेमोग्राफी क्या होता है, जनसंख्या संक्रमण, मतलब कि एक ट्रांजिशन, एक बदलाव आ रहा है पॉपुलेशन में टाइम टू टाइम। उसमें कुछ फेजेस होते हैं, कुछ क्या होते हैं, कुछ फेजेस होते हैं। फेजेस का मतलब कि कुछ स्तर होते हैं, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। मतलब कि यहाँ पर क्या है कि जनसंख्या में बदलाव कैसे कैसे आता है कि पहले क्या होता है, जब बिल्कुल ही एक एक इकोनॉमी बिल्कुल ही लो लेवल पर होती है, प्री इंडस्ट्रियल स्टेज में होते हैं, तो वहाँ हाई बर्थ रेट होते हैं, हाई डेथ रेट होते हैं। क्योंकि हाई बर्थ रेट क्यों होते हैं, क्योंकि लोगों को क्या है, एजुकेशन नहीं है, उनको पता नहीं है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना कोई जरूरी नहीं है। हाई डेथ रेट इसलिए होती है क्योंकि वहां पर क्या है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, और भी बहुत सारी वजह यहाँ पर हो सकती है। ठीक है, हाई बर्थ रेट की वजह हो सकती है कि अर्ली मैरिज हो जाना, चाइल्ड मैरिज हो जाना। ठीक है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को हम किस तरह से कैरेक्टराइज करते हैं। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में हम क्या पढ़ते हैं, 4 से 5 स्टेजेस पढ़ते हैं। कई बार ये 4 दी होती है, कई बार ये 5 दी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, मेनली इसमें 5 स्टेज ही होती है। ठीक है, तो सेकंड स्टेज क्या होती है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। देखो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन क्या है, रेफर टू ट्रांजिशन। ट्रांजिशन होता है किसी चीज का बदलाव फ्रॉम हाई बर्थ रेट एंड डेथ रेट्स, मतलब कि उच्च जन्म दर से और निम्न हाई बर्थ रेट डेथ रेट से टू लो बर्थ रेट। मतलब कि पहले हाई थी, कितना थी, बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, अब क्या हो गई है, लो हो गई है, क्या, बर्थ रेट और डेथ रेट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इसमें 4 से 5 फेजेस होते हैं। इनको ये दर्शाता है ऑफ ए कंट्री डेवलप्स फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल टू एन इंडस्ट्रियल इकोनॉमी सिस्टम। तो यहाँ पर क्या है कि इकोनॉमी, एक अर्थव्यवस्था प्री इंडस्ट्रियल से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी में क्या होती है, किस तरह से उसमें ट्रांजिशन आता है। इट सजेस्ट ऑल कंट्री गो थ्रू 4 to 5 स्टेज। इसमें ये बताता है कि किसी कंट्री में 4 से, किसी कंट्री में 4 होती है और किसी कंट्री में 5 स्टेज होती है डेवलपमेंट की। तो देखो यहाँ पर क्या है, जो ये पिंक लाइन है, ये पिंक लाइन है, ये बर्थ रेट को शो कर रही है, और जो ये ब्लू लाइन है, ये डेथ रेट को, डेथ रेट मृत्यु दर को शो कर रही है, डीआर। ठीक है, और जो ये मरून लाइन है, ये टोटल पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन है, कुल जनसंख्या है। तो क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे कि जो सेकंड स्टेज है यानी कि द्वितीय स्टेज है, दूसरा चरण है, वो क्या दर्शाता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का। तो भी देखो, ये है सेकंड स्टेज, ये है सेकंड स्टेज को देखें हम, तो बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट क्या है, बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट क्या है, फॉलिंग है। हाई बर्थ रेट और फॉलिंग डेथ रेट, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, हाई बर्थ रेट और फॉलिंग डेथ रेट। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, फॉल कर रहा है डेथ रेट और बर्थ रेट क्या है, कांस्टेंट है, हाई या बी। ठीक है, तो सेकंड स्टेज में ये हो जाएगा। देखो, ये यहाँ पर भी देखते हैं, बर्थ रेट हाई है और डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा है। डेथ रेट यहाँ पर ग्रीन कलर में डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा है, और ये बर्थ रेट है, ये बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियड ऑफ रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ। वो पीरियड, वो समय, वो वक्त जहां पर रैपिड, रैपिड का मतलब होता है तेजी से पॉपुलेशन ग्रोथ होती है बिटवीन अ प्री इंडस्ट्रियल स्टेबल पॉपुलेशन करेक्टराइज्ड बाय हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट्स, लेटर मॉडर्न स्टेबल पॉपुलेशन मार्क्ड बाय लो फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी इज नोन। तो भाई, जहां पर उच्च जन्म दर, मृत्यु दर वाली पूर्व औद्योगिक, यानी कि हमने जैसे कि अभी पीछे पढ़ा, प्री इंडस्ट्रियल इकोनॉमी से वो क्या होता है, स्टेबल इकोनॉमी में आ जाते हैं। फिर क्या होता है, हाई
हाई बर्थ रेट और डेथ रेट हो जाती है, फिर मॉडर्न स्टेबल पॉपुलेशन हो जाती है, फिर लो फर्टिलिटी हो जाती है। ये पूरे कॉन्सेप्ट को हम क्या कहेंगे, इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम कहेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि जनसंख्यीय संक्रमण, यानी कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। तो देखो भाई यहाँ क्या है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है, 3 है, 4 है और 5 है। तो यहाँ पर क्या है, देखो बर्थ रेट भी हाई है, डेथ रेट भी हाई है। बर्थ रेट भी हाई है और डेथ रेट भी क्या है, हाई है, दोनों हाई। ठीक है। और स्टेज 2 में क्या हुआ, बर्थ रेट क्या है, हाई है और डेथ रेट क्या है, लो है। और 3 में क्या हुआ, स्टेज 3 में क्या हुआ, बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर गया और डेथ रेट क्या हो गया, ऊपर आ गया, डेथ रेट कम हो गया। ठीक है। और यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन क्या आ गई, स्टेबल हो गई है, मतलब कि जीरो हो गया, मतलब कि बर्थ रेट और डेथ रेट क्या हो गया, बर्थ रेट डेथ रेट क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है। यहाँ पर क्या है, लो स्टेशनरी आ गया, लो स्टेशनरी स्टेबल आ गया। तो ये पूरी जो सिचुएशन है क्या है, डेमोग्राफिक सिचुएशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ठीक है। इसको हम कहेंगे जनसंख्यीय संक्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, स्टेशनरी पॉपुलेशन। स्टेशनरी पॉपुलेशन इज व्हेन पॉपुलेशन ग्रोथ इन। तो स्टेशनरी पॉपुलेशन क्या होती है, जब यहाँ ना तो बर्थ रेट बढ़ रही हो ना डेथ रेट बढ़ रही हो, मतलब कि स्टेबिलिटी में आ गई हो, स्थिर हो गई हो। ठीक है। तो बर्थ रेट भी नहीं बढ़ रही और डेथ रेट भी नहीं बढ़ रही, दोनों क्या हो गए, कांस्टेंट हो गए। तो यहाँ पर क्या है, उसमें क्या हो गया, जीरो, मतलब कि कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, तो ये जीरो सिचुएशन हो जाएगी। देखो यहाँ पर ये कब होता है, ये होता है यहाँ पर, ये देखो फोर्थ स्टेज में, जीरो स्टेज पे, लो स्टेशनरी। ठीक है। ये आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी, आंसर इसका हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा इसका सी। यहाँ पर क्या है, देखो जीरो है, मतलब कि टोटल पॉपुलेशन तो इतनी है, लेकिन बर्थ रेट भी नहीं कांस्टेंट है और डेथ रेट भी कांस्टेंट है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा, तो जीरो हो जाएगा बैलेंस। तो यहाँ पर देखो ये क्या है, लो स्टेशनरी पॉपुलेशन है, लो स्टेशनरी पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है माल्थस थ्योरी, वास पॉपुलेशन। देखो भाई एक बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट है टी आर माल्थस, उन्होंने ना पॉपुलेशन के लिए थ्योरी दी थी। उन्होंने क्या था, कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, ज्योमेट्रिकली इन द सेंस की, जैसे कि स्क्वायर रूट में बढ़ती है, जैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64। उन्होंने कहा था कि जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, जो पॉपुलेशन है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ती है, और जो हमारे फूड सप्लाई है, जो हमारी इकोनॉमी में फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली बढ़ती है। अर्थमेटिकली मतलब कि वो इतनी तेजी से नहीं बढ़ती। ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इसका आंसर हो जाएगा, माल्थस की थ्योरी कहती है कि इंक्रीज ज्योमेट्रिकली, मतलब कि क्या कहता है कि वो ये नहीं होएगा बी, हाँ, थॉमस माल्थस ने 18th सेंचुरी में कहा था कि जो हमारी पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ इन ज्योमेट्रिक और टेंड्स टू बी 2, 4, 8, 16, और जो हमारा फूड प्रोडक्शन है वो इस तरह से क्या करेगा, लीनियरली वृद्धि करेगा, धीमी गति से वृद्धि करेगा, 1, 2, 3, 4। ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है कि जो पॉपुलेशन है वो एक्सपोनेंटली वृद्धि करेगी और वो फूड प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिकली वृद्धि करेगा। ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड। अंडर डेवलप्ड क्या होते हैं, अविकसित देश, जो अभी भी क्या है, पूरी तरह से विकसित नहीं है, जिनमें अभी भी विकास हो रहा है। ठीक है। जो बहुत ही ज्यादा गरीब देश कह सकते हैं इनको, अंडर डेवलप्ड कहते हैं। तो इनमें जो इकोनॉमीज होती हैं, इनमें जो इकोनॉमीज होती है वो किससे सफर करती है, सफर फ्रॉम डैश विच डू नॉट लेट गो टू द ग्रोथ अप टू द फ्रॉम अ लोअर लेवल। तो जो इसमें क्या है, जो इनकी जो ग्रोथ है वो इनको लोअर लेवल से, लो लेवल से ऊपर जाने ही नहीं देते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, अंडर डेवलप्ड कंट्री है, वो भी डेवलप्ड नहीं हुई है, लोगों को क्या है, अच्छी शिक्षा नहीं मिली, अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिली है, अच्छे उनको नॉलेज नहीं हुई है, अच्छी उनके पास टेक्निक नहीं है, अच्छी उनके पास क्या है, मेडिकल हेल्थ केयर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होता है, लोग क्या करते हैं, उनकी क्या होता है, पॉपुलेशन ज्यादा होती है। तो जब पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो डेवलपमेंट में क्या होता है, तेजी होती है, तो उसमें जो उसमें ग्रोथ होती है वो तेजी से नहीं हो पाती। तो ये क्या होता है, पॉपुलेशन प्रेशर, अधिक जनसंख्या दबाव, अधिक जनसंख्या दबाव क्या हो जाएगा इसमें, इनको ऊपर नहीं उठने देता, क्योंकि क्या है, अंडर डेवलप्ड है, ज्यादा इनके पास इकोनॉमी में पैसा नहीं है, डेवलप्ड नहीं है, इसलिए पॉपुलेशन प्रेशर से की वजह से ये इकोनॉमी सफर करती है, जो इनको ऊपर नहीं उठने देती लो लेवल से। ठीक है। इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमीज हाई पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफन आउटपेसिस इकोनॉमिक ग्रोथ लीडिंग टू लिमिटेड रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयमेंट। इनके पास क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, संसाधन है, रोजगार भी कम है और लोग क्या है, बेरोजगार रहते हैं, इसी वजह से गरीबी होती है, जिसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, लोअर ही रहती है, और इसकी वजह से क्या है,
जो माल्थुसियन क्या कहते हैं, दिस अलाइंस विद माल्थुसियन पर्सपेक्टिव्स ऑन पॉपुलेशन प्रेशर हिंडरिंग द डेवलपमेंट। जो पॉपुलेशन का प्रेशर है वो डेवलपमेंट को क्या कर देता है, ऊपर नहीं उठने देता। नेक्स्ट है एज इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रोसीड्स इनकम इनइक्वालिटी टेंड्स टू कर्व। देखो जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ता है तो हमारा इनकम इनइक्वालिटी कर्व क्या दर्शाता है, तो भाई ये क्या होता है, इन्वर्टेड यू शेप का होता है। ठीक है, जो हमारा इन्वर्टेड यू शेप का कर्व होता है वो इनकम इनइक्वालिटी को दर्शाता है, जो कि कुजनेट्स का कर्व होता है। कुजनेट्स का कुजनेट्स का कर्व होता है वो होता है इनकम इनइक्वालिटी का, जो कि इन्वर्टेड यू शेप का इस तरह का होता है। देखिए यहाँ पर क्या है, द कंसेप्ट बेस्ड ऑन कुजनेट्स कर्व विच हाइपोथेटिकली अर्ली स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि अर्ली स्टेजेस को दिखाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इनकम इनइक्वालिटी की, आय की असमानता में। आय की असमानता क्या होती है, हमारी जो इकोनॉमी है उसमें क्या है, बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, ग्रुप्स पाए जाते हैं, बहुत सारे सेक्टर्स यानी कि समुदाय पाए जाते हैं। किसी की इनकम कम होती है, किसी की इनकम ज्यादा होती है, तो यहाँ पर इसको हम कुजनेट्स के कर्व के द्वारा दर्शाते हैं, जो कि इन्वर्टेड यू की शेप का होता है, इस तरह की होता है, और जो कि इनकम इनइक्वालिटी को शो करता है। टेंड्स टू इंक्रीज एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है तो ये इंक्रीज होता है। अर्बनाइजेशन क्रिएट डिसपैरिटीज, और अर्बनाइजेशन क्या करता है, डिसपैरिटीज को क्रिएट करता है। एज इकोनॉमीज मैच्योर, जैसे ही इकोनॉमी मैच्योर होती है, परिपक्व होती है, आगे बढ़ती है, रिडिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज एंड इम्प्लीमेंटेड, और जो पॉलिसीज होती है वो रिडिस्ट्रीब्यूट होती है, इम्प्लीमेंट होती है, इनइक्वालिटी डिक्रीज। तो यहाँ पर देखो इकोनॉमी में क्या हुआ, अच्छी हुई, परिपक्व हुई, और रिडिस्ट्रीब्यूट हुई, पॉलिसीज हुई, वहां पर नए नए नियम लागू हुए, सबको इक्वालिटी मिली, तो जो इनइक्वालिटी है, असमानता, वो कम होगी, और जो इन्वर्टेड यू शेप है वो इस तरफ मूव करेगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंट इंप्रूव कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एनवायरमेंट वर्सन है, ये क्या है, एनवायरमेंटल कुजनेट्स कर्व है, मतलब कि कुजनेट का कर्व है ये। नेक्स्ट है इन्फेंट मोर्टेलिटी। देखो भाई शिशु मृत्यु दर क्या है, तो यहाँ पर क्या है, इज डिफाइंड एज एनुअल नंबर ऑफ डेथ्स इन्फेंट अंडर 1 ईयर ऑफ ओल्ड पर 1000 लाइव बर्थ, यानी कि 1 साल से जो कम उम्र के जो बच्चे हैं, 1000 इसमें प्रति मतलब कि हर एक इसमें प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 1 वर्ष से जो कम से बच्चे हैं ना, 1 वर्ष से जिनकी आयु कम है, उनकी जो डेथ होती है उसको इसके रूप में एनुअल डेथ के रूप में परिभाषित किया गया है, शिशु मृत्यु दर के रूप में परिभाषित किया गया है। तो ये मेजर करता है इन्फेंट्स हु डाई बिफोर रीचिंग 1 ईयर, जो 1 साल के होने से पहले ही जो बच नहीं पाया है। ठीक है, ये इंडिकेटर ये क्या शो करता है, इट इज ए की इंडिकेटर ऑफ नेशन हेल्थ सिस्टम। अगर ये कम है तो इसका मतलब है कि किसी, अगर ये इन्फेंट मोर्टिलिटी का जो रेशो है वो कम है, तो इसका मतलब है उस देश के जो हेल्थ सिस्टम है, डेवलपमेंट लेवल है वो अच्छा है। फैक्टर्स लाइक मैटरनल हेल्थ, जैसे कि अगर माँ ही स्वस्थ होगी तो भी तो बच्चा स्वस्थ होगा ना, और मेडिकल केयर वहाँ की अच्छी, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी अच्छी। अगर ये रेशो ज्यादा है तो इसका मतलब वहाँ के जो कंडीशन है हेल्थ केयर की वो अच्छी नहीं है। द नंबर ऑफ डेथ्स चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर एज ऑफ 1000 बर्थ इज, मतलब कि जो बच्चे 1 साल पूरा होने से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है प्रति 1000 बच्चों पर, उसको क्या कहते हैं हम, इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि शिशु मृत्यु दर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसका आंसर हो जाएगा इन्फेंट मोर्टेलिटी। इंडिया में 2022 का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इन्फेंट मोर्टेलिटी कितनी है, 20.5%, 25 मतलब कि पर 1000 बच्चों पर इतनी यहाँ पर क्या है, इसका रेशो है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये। ठीक है, इंडिया का। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई द राइट वंस। तो ये कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, इनमें से राइट को चूज करना है। अकॉर्डिंग टू माल्थुसियन थ्योरी सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन इंक्रीज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंक्रीज इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। बिल्कुल गलत है दोनों की दोनों पॉइंट्स, क्योंकि माल्थस ने कहा था जो पॉपुलेशन की थ्योरी थी कि जो पॉपुलेशन है पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकल बढ़ती है, और जो फूड सप्लाई है वो अर्थमेटिकली बढ़ती है, अर्थमेटिकली लीनियरली बढ़ती है, और ये पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ती है। ज्योमेट्रिकली मतलब कि एक्सपोनेंशियली, और अर्थमेटिकली मतलब कि लीनियरली बढ़ती है। ठीक है, ये माल्थस ने कहा था, तो दोनों कंडीशन गलत है, तो आंसर हो जाएगा डी नन। तो देखो यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन एक्सपोनेंटली, और फूड सप्लाई ग्रोथ इन अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन लीनियरली। तो ये जो मिसमैच है रेट्स का, ये क्या करता है कि पॉपुलेशन आउटस्पेस है फूड सप्लाई से, कोजिंग, उसने कहा था कि अगर ऐसा हो जाता है तो उसने कहा था क्राइसिस आ जाएंगे, और
इन जिससे कि अब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो कुछ ना कुछ क्या होते हैं नेचुरल कैलामिटी जैसे कि बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया और भूकंप आ गया। इससे क्या है कुछ लोगों की मृत्यु हो जाएगी नेचुरल कैलामिटीज़ की वज़ह से और जिससे क्या हो जाएगा अपने आप ही जनसंख्या बैलेंस हो जाएगी। उन्होंने ऐसा कहा था लेकिन क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इनमें से कौन-सी टर्म राइट है? तो राइट कोई-सी नहीं है, इन्होंने गलत लिखा हुआ है। राइट तो कोई भी नहीं है तो नन आ जाएगा। यहाँ पर मैंने कहा है कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है वो उसको किस तरह से ठीक करने के उपाय देता है। वो कहता है कि बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, सूखा पड़ जाए और युद्ध हो जाए तो इससे क्या हो जाएगा बहुत सारी क्या हो जाएगी जनसंख्या में क्या है लोग खत्म हो जाएँगे जिससे क्या है अपने आप जनसंख्या बैलेंस हो जाएगी, ऐसा उनका मानना था। पीपीपी क्या है? पीपी क्या है? ए थ्योरी टेल्स दैट एक्सचेंज रेट्स बिटवीन करेंसीज इन इक्विलिब्रियम मतलब कि ये वो थ्योरी है जो हमें बताती है कि एक्सचेंज रेट क्या होता है? विनिमय की दर जो संतुलन क्रिएट करती है करेंसीज का परचेजिंग पावर तो बोथ कंट्री मतलब 2 कंट्रीज के बीच में 2 देशों के बीच में परचेजिंग पावर के इक्विलिब्रियम के संतुलन को ये दर्शाती है, ठीक है? एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो हेल्प करती है कंपेयर करने में रिलेटिव वैल्यू ऑफ करेंसी बाय एंश्योरिंग सेम अमाउंट ऑफ मनी उस अमाउंट ऑफ मनी में बाय सम सेम गुड्स उसी अमाउंट ऑफ मनी में उसी वस्तु पर डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में ठीक है इंडिया इज रिगार्डेड एज कंट्री विद डेमोग्राफिक डिविडेंड दिस इज ड्यू टू भाई इंडिया को जनसांख्यिक लाभांश क्यों कहा गया है लाभांश है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन नहीं है क्वेश्चन आप ध्यान से देखें डेमोग्राफिक डिविडेंड लिखा हुआ लाभांश मतलब कि इंडिया को डेमोग्राफिक डिविडेंड क्यों कहा गया है भाई देखो जो हमारा देश है ना इस टाइम पर हमारे देश की जो यूथ है सबसे ज्यादा हमारे देश में क्या है पॉपुलेशन जो है वो है यंग एज की मतलब कि हमारे देश में जो कमाने वाले हैं वर्किंग पॉपुलेशन है वो ज्यादा है और देशों की बात करें लाइक जापान हो गया तो वहां पर क्या है एल्डर एज की पॉपुलेशन वो ज्यादा है वो जो एल्डर एज होती है यानी कि जो हमारे घर के मेंबर रिटायर हो जाते हैं फिर वो क्या होता है वो काम नहीं करते वो हम पर डिपेंड हो जाते हैं और फिर जो छोटे बच्चे होते हैं जैसे कि 1 साल से लेके 12-13 साल तक के बच्चे ठीक है वो हम पर भी डिपेंड होते हैं वो भी काम नहीं कर सकते तो हमारी जो पॉपुलेशन है 15 से 64 वर्ष की जो पॉपुलेशन है वो क्या होती है लेबर वर्किंग फोर्स है वर्किंग करती है वो काम करती है और उस पर ये दोनों एज ग्रुप क्या है डिपेंड है उस पर ये दोनों एज ग्रुप क्या है डिपेंड है ठीक है इंडिया कंसिडर्ड कंट्री एज डेमोग्राफिक डिपेंडेंट बिकॉज इट्स लार्ज लार्ज वर्किंग एज पॉपुलेशन क्योंकि इसका जो बहुत बड़ा हिस्सा है पॉपुलेशन का जनसंख्या का वो काम में लगा हुआ है 15 से 64 वर्ष की आयु का ठीक है तो यहाँ पर क्या है जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो जल्द जल्द क्या हो रही है यंगर है गेटिंग यंगर ठीक है वाइल पॉपुलेशन ऑफ अदर कंट्रीज जैसे कि चाइना है जापान है यूएस है वो क्या है एजिंग हो रही है मतलब कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो वृद्ध हो रही है तो वर्किंग एज पॉपुलेशन को हम कैसे निकालेंगे जो पॉपुलेशन है 15 से 16 ईयर की जितनी भी पॉपुलेशन है उसको हम टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वर्किंग एज पॉपुलेशन आ जाएगा नेक्स्ट है विच अरेंजमेंट ऑफ द फॉलोइंग वुड शो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एज टिपिकली एसोसिएटेड विद इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो भाई जैसे कि अभी हमने स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को पढ़ा जनसांख्यिक संक्रमण को पढ़ा इसमें हमने 4 से 5 स्टेज को स्टडी किया जिसमें हमने देखा फर्स्ट स्टेज में क्या होता है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट होते हैं सेकंड स्टेज में फिर बदलाव आता है फिर थर्ड स्टेज में बदलाव आता है फिर फोर्थ स्टेज में क्या होता है इक्वल हो जाता है फिर फर्स्ट लास्ट स्टेज में किस तरह से वो मूव करते हैं तो इनको क्या दिया हुआ है इनको इन्होंने क्या दिया हुआ है सीक्वेंस में अरेंज करना है तो देखो इसका सही सीक्वेंस होगा स्टेज 1 में क्या होता है हाई बर्थ रेट हाई डेथ रेट स्टेज 2 में क्या होता है हाई बर्थ रेट लो डेथ रेट स्टेज 3 में क्या होता है लो बर्थ रेट लो डेथ रेट और स्टेज में क्या फोर्थ में क्या होता है लो बर्थ रेट लो डेथ रेट तो इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा 3 2 1 3 2 1 इसका आंसर हो जाएगा सी आंसर सी 3 2 1 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज रिटन बाय एक बुक है ये एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन ये किसने लिखी थी ये लिखी थी टी आर माल्थस ने थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी ठीक है द एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन वाज रिटन बाय थॉमस रॉबर्ट माल्सन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच थ्योरी टॉक्स अबाउट शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स कौन सी जो थ्योरी है कौन सा सिद्धांत है झटके और उत्तेजक के बारे में बात करता है तो ऑप्शंस है एडम स्मिथ की थ्योरी कार्ल मार्क्स की थ्योरी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट या अनबैलेंस थ्योरी तो भाई देखो ये कौन बात करता है क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी जो हमारी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी है वो क्या बात करती है किसके बारे में टॉक अबाउट शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स टॉक अबाउट शॉक्स एंड स्टिमुलेंट्स ये किसने दी थी लेविनस्टाइन ने थ्योरी दी थी और वो कहते हैं कि ओवर डेवलप्ड
अकॉर्डिंग टू हार्वे लेविंस्टन, ओवर पॉपुलेटेड यानी कि जो ओवर पॉपुलेटेड या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है वो किससे है, विक्सियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी से क्या है, ग्रसित है, यानी कि गरीबी के दुष्चक्र से ये प्रभावित है ये देश। तो यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए, ट्रांजिशन को अचीव करने के लिए इनको बैकवर्डनेस यानी कि जो पिछड़ी अर्थव्यवस्था है उसको, मतलब कि जो बैकवर्डनेस जो पुरानी जो उसको कर रहे हैं फॉलो, उससे इनको ट्रांजिशन करना चाहिए डेवलप्ड स्टेट में। और इनको क्या करना चाहिए, सफिशिएंट कंडीशन और सेम पॉइंट पर इनको सेम पीरियड के अंदर इकोनॉमी को रिसीव करना चाहिए, स्टिमुलस और ग्रोथ करके नेसेसरी देन क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट, यानी क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट थ्योरी के द्वारा इनको ये अपनी इकोनॉमी को में सुधार लेके आना चाहिए। ठीक है, द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी मेनली डिपेंड ऑन, तो इकोनॉमी में जो ग्रोथ है वो किस पर निर्भर करती है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ लेबर फोर्स। लेबर फोर्स क्या होती है, जो 15 से 64 वर्ष की जो हमारा एज ग्रुप है जो वर्किंग है वो हमारा क्या होता है, लेबर फोर्स। द प्रपोर्शन ऑफ नेशनल इनकम सेव्ड इन इन्वेस्टमेंट, वो हिस्सा जो राष्ट्रीय आय के दौरान बचा लिया गया है या उसको निवेश कर दिया गया है। द रेट ऑफ टेक्निकल टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट, मतलब कि जो हमारी तकनीकी सुधार की दर है वो, या ऑल ऑफ देम। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, इनसे भी क्या है, डिपेंड करते हैं इकोनॉमी के ग्रोथ पर, ऑल ऑफ देम। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है, अमंग द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ विच इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, इनमें से कौन सा है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स है। ऑप्शन है नेचुरल रिसोर्सेज, पॉपुलेशन ग्रोथ, फेवरेबल लेजिस्लेशन या कैपिटल एक्यूमुलेशन। तो भाई देखो नॉन इकोनॉमिक ग्रोथ का पूछा हुआ है, तो फेवरेबल लेजिस्लेशन, फेवरेबल लेजिस्लेशन क्या होता है, कोई विधान, कोई संघीय विधान हो गया, तो ये नॉन इकोनॉमिक क्या है, डेवलपमेंट है। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक, तो इसमें ये क्या है, किससे रिलेटेड है, ये पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, नॉन इकोनॉमिक फैक्टर है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच मॉडल एनालिसिस द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ऑफ ओवरऑल ग्रोथ रेट, तो इनमें से जो कौन सा मॉडल है समग्र विकास की दर में तकनीकी प्रगति के योगदान का विश्लेषण करता है। तो भी देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात कौन करता है, सोलो स्वान का जो मॉडल है, सोलो स्वान भी आएगा यहाँ पर, वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस की बात करता है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा सोलो एंड स्वान मॉडल। ठीक है, फर्स्ट। नेक्स्ट है, व्हाट कॉजेज डेवलपमेंट इन टर्म्स ऑफ रोस्टोस थ्योरी। तो भैया कि हम रोस्टो का डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें हम 5 स्टेजेस को पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये कॉन्सेप्ट है। इसमें रोस्टो के सिद्धांत के संदर्भ में विकास क्या है, यानी कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो क्या है, फेवरेबल प्रोपेंसिटीज ऑफ पीपल, चेंजिंग प्रोफाइल ऑफ लीडिंग सेक्टर इन ए कंट्री, ए शार्प राइज इन इन्वेस्टमेंट, या ऑल ऑफ देम। तो भाई देखो हम जब रोस्टो की थ्योरी पढ़ते हैं तो इसमें हम 5 स्टेजेस को पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटी होती है, फिर ट्रांजिशन होता है, फिर वो टेक ऑफ करती है, फिर उसमें धीरे धीरे मैच्योरिटी आती है, फिर वो अच्छे लेवल पर पहुंच जाती है। तो इसमें ऑल ऑफ देम, इसका आंसर आ जाएगा डी। देखो कैसे, इसमें क्या है, फेवरेबल प्रोपेंसिटी, लोगों की लाइफ चेंज होती है, वो किस तरह से बदलते हैं, राइज होता है इन्वेस्टमेंट पे क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करती है। तो इस सभी से क्या है, रोस्टो की थ्योरी इन सभी को क्या करती है, फुलफिल करती है। आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। तो ये क्या है, रोस्टो का 5 स्टेज ग्रोथ मॉडल है। As an aid to developmental planning, much use in being made today's इनपुट आउटपुट एनालिसिस हु फर्स्ट यूजेस। तो यहाँ पर क्या है, विकास योजना की सहायता के रूप में इनपुट आउटपुट का जो विश्लेषण है, इनपुट आउटपुट का जो एनालिसिस है, वो सबसे पहले किसने किया था भाई, इनपुट आउटपुट का जो कंसेप्ट है सबसे पहले उसको किसने यूज किया था, वो किया था डब्ल्यू डब्ल्यू लियोन्टिफ ने। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, डब्ल्यू डब्ल्यू लियोन्टिफ ने, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर बी। ठीक है, तो इनपुट आउटपुट एनालिसिस क्या है, फर्स्ट डेवलप्ड बाय उसने टेबल इकोनॉमिक्स में, और बाकी मॉडर्न टाइम में उसको जो टेबल है, टेबल इकोनॉमिक्स का जो टेबल है फर्स्ट इसको डेवलप इसने किया था। लेकिन इसका जो एनालाइज किया था वो किया था किसने, लियोन्टिफ ने 1941 में। ये जो बेस्ड है कंसेप्ट नेशनल इनकम के बैलेंस पे कंसेप्ट है। ठीक है, और ये क्या है, इंटर रिलेशनशिप और इंटर डिपेंडेंस दिखाता है वेरियस इंडस्ट्रीज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अजम्पशन ऑफ रिकार्डियन थ्योरी। रिकार्डियन थ्योरी की अजम्पशन, उसका सिद्धांत नहीं है। क्वेश्चन क्या पूछा है, रिकार्डियन थ्योरी का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन है राइजिंग रियल वेजेस, असली मजदूरी में वृद्धि, फिक्सिंग ऑफ लैंड, फिक्सिटी ऑफ लैंड, भूमि की शुद्धता, ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, या परफेक्ट कॉम्पिटिशन। भाई रिकार्डियन थ्योरी की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या है, राइजिंग रियल वेजेस क्या है, राइजिंग रियल वेजेस इसका क्या है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, राइजिंग रियल वेजेस का ऑप्शन नहीं है, इसका आंसर हमारा ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द बिग पुश स्ट्रेटजी डेवलपमेंट ऑफ लार्ज इन्वेस्टमेंट आर टू बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स। तो भाई देखो, बिग पुश थ्योरी एक कंसेप्ट पढ़ते हैं ग्रोथ में। तो जो बिग पुश थ्योरी के अंदर इन्वेस्टमेंट है वो निवेशों को क्या निर्देशित करती है? एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, पावर, ट्रांसपोर्ट। तो भाई देखो, यहाँ पर क्या है, ये इंडस्ट्री की तरफ मॉडिफाई करती है। ठीक है, इंडस्ट्री क्यों करती है ये क्या करती है? मैसिव इन्वेस्टमेंट, ह्यूज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में हम क्या करेंगे, जब बैलेंस करेंगे उसमें बहुत ज़्यादा, उस पे हम जब जोर देंगे, बिग पुश करेंगे, तभी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। तभी क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। नेक्स्ट है, हु पुट द फॉरवर्ड थ्योरी ऑफ सोशल ड्यूलिज्म। सोशल ड्यूलिज्म यानी कि सामाजिक सदैवतवाद का सिद्धांत किसने दिया था? सोशल ड्यूलिज्म दिया था भाई किसने? जे एच बॉयक ने। जे एच बॉयक ने, सी इसका आंसर हो जाएगा, जे एच बॉयक ने। देखो भाई क्या है ये, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर बॉयक सोशल ड्यूलिज्म इज द क्लैशिंग ऑफ इम्पोर्टेड सोशल सिस्टम। मतलब कि इम्पोर्टेड सोशल सिस्टम, उसको में आ रहा है क्लैशिंग आ रही है। ठीक है, उसमें क्या रहा है, एक के साथ एक, जब हम कहते हैं ना एक साथ दो चीजें हो गई, विद एन इंडिजीनियस सोशल सिस्टम ऑफ अनदर स्टाइल। मोस्ट फ्रिक्वेंटली इम्पोर्टेड सोशल सिस्टम इज हाई कैपिटलिज्म बट इट मेनली सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म जस्ट एज वेल ब्लेंडिंग देम। मतलब कि कम्युनिज्म और जब सोशलिज्म को ब्लेंड कर रहे हैं तो इन्होंने क्या है, क्लैश हो गया है, उसी को इन्होंने सोशल ड्यूलिज्म बोला है। मार्क्स एट्रीब्यूट कैपिटलिस्ट क्राइसिस टू। मार्क्स ने कैपिटलिस्ट क्राइसिस को किसका जिम्मेदार ठहराया है? हाई रेट ऑफ वेजेस, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, इन्फ्लेशनरी प्रेशर या एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स। तो भाई देखो, मार्क्स ने पूंजीवादी संकट का जो जिम्मेदार है वो किसको ठहराया? फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि जब प्रॉफिट की रेट, प्रॉफिट फॉल कर रही है, प्रॉफिट फॉल कर रहा है, तो उससे क्या होगा, कैपिटलिस्ट क्राई करेंगे, पूंजीवादी का संकट इसमें आ जाएगा। तो इसमें क्या है, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट, इसका आंसर हो जाएगा बी, फॉलिंग रेट ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट है, जेई मिड पॉइंटेड आउट थ्री प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन द लिस्ट। तो जेई मिड ने तीन विकास के सिद्धांत दिए हैं, इनमें से कौन सा उसकी लिस्ट में नहीं है? नेगेटिव सेंस में पूछा हुआ है, ग्रोथ ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन, डीवैल्यूएशन या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। तो देखो भाई, इसमें क्या है, डीवैल्यूएशन इसमें नहीं है, डीवैल्यूएशन इसमें नहीं है, बल्कि ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कैपिटल एक्यूमुलेशन और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस इसके पार्ट है। ठीक है, लेकिन डीवैल्यूएशन यानी कि अवमूल्यन, अवमूल्यन इसमें इस लिस्ट में शामिल नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा डिवैल्यूएशन। भैया आपको पता है डिवैल्यूएशन क्या होता है? जब अवमूल्यन, इसको हिंदी में बोलते हैं, जब हम एक देश की करेंसी की वैल्यू, मुद्रा की वैल्यू किसी दूसरे देश के कंपैरेटिवली कम कर देते हैं, तो उस कंडीशन को हम डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन कहते हैं। इससे क्या होता है, हमारे इंपोर्ट्स क्या होते हैं, एक्सपेंसिव हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं, और हमारी जो हमें डेफिसिट हो रहा होता है बजट की वजह से, जब हमारे एक्सपेंडिचर हो रहे ज्यादा हो जाते हैं और रेवेन्यू कम हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, अगर हम ऐसा कर देते हैं तो। ठीक है, द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिटन बाय, जो बुक है थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, उन्होंने उसको किसने लिखा था भाई? उसको लिखा था शुम्पीटर ने। ठीक है, शुम्पीटर ने लिखा था द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अचीव फुल इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमें इकोनॉमिक ग्रोथ को पूरी तरह से अचीव करना है, माल्थस लेड स्पेशल एम्फोसाइज, माल्थस ने किस स्पेशल चीज पर एम्फोसाइज करने की कहा है? प्रॉपर कॉम्बिनेशन पर। तो ऑप्शंस है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, उत्पादन और वितरण, नेचुरल रिसोर्स एंड कैपिटल, प्राकृतिक संसाधन और पूंजी, लेबर एंड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्शन एंड ट्रेड, श्रम और प्रौद्योगिकी, या प्रोडक्शन और ट्रेड, उत्पादन और व्यापार। तो भाई माल्थस ने किस पर फोकस किया है, किस पर स्पेशलाइजेशन एम्फोसाइज किया है? उसने कहा है प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पर। प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए अगर इकोनॉमी को फुल ग्रोथ अचीव करनी है। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्पादन और वितरण। मतलब कि हमें प्रॉपर प्रोडक्शन करना चाहिए और प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, इससे हमारी क्या है, इकोनॉमी में क्या हो जाएगा, फुल ग्रोथ अचीव हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रेटजी ऑफ हैवी इंडस्ट्री समथिंग समटाइम्स प्रेफर टू डेवलपिंग इकोनॉमी बिकॉज इट। तो देखो भाई, भारी उद्योग की रणनीति कभी कभी एक विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए पसंद की जाती है। विकासशील देश कौन से होते हैं? जो अभी भी डेवलप्ड कर रहे हैं, जैसे कि हमारी कंट्री डेवलपिंग नेशन है। ठीक है, तो जो हैवी इंडस्ट्रीज है वो क्या है, कई बार क्या है, विकासशील अर्थव्यवस्था के लिए पसंद किए जाते हैं, क्योंकि इसकी वजह क्या हो सकती है, जनरेट एम्प्लॉयमेंट,
अपॉर्चुनिटीज ऑन लार्ज स्केल, ये क्या है, बहुत बड़े अमाउंटमेंट में, बहुत बड़ी मात्रा में एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का अवसर पैदा करते हैं। प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग बेस फॉर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, तेजी से औद्योगिकी के लिए मजबूत करते हैं, आधार प्रदान करते हैं उस किसको, इकोनॉमिक। कंटेन्स इन्फ्लेशनरी प्रेशर, मुद्रास्फीति के दबाव को बढ़ाते हैं। मीट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इन शॉर्ट रन, अल्पावधि में भुगतान संतुलन की कमी को पूरा करते हैं। तो भी देखो ये क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करते हैं किसको, हमारी इंडस्ट्री को रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, जिससे क्या होता है हमारी इंडस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग बेस मिल जाता है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा बी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक ऑफ स्टेज, टेक ऑफ स्टेज ऑफ करेक्टराइज्ड बाय। तो भी देखो टेक ऑफ स्टेज किसको, क्या हम किसको करेक्टराइज करते हैं, ये स्टेज हम रोस्टो की 5 स्टेजेस पढ़ते हैं, ठीक है, ग्रोथ की। तो इसमें जो टेक ऑफ स्टेज है मतलब कि जब जब इकोनॉमी इस तरह से ऊपर की ओर उठ रही हो, ये थर्ड स्टेज होती है, टेक ऑफ स्टेज हमारी क्या होती है, थर्ड स्टेज होती है। इसमें क्या होता है, राइज इन द रेट ऑफ प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट फ्रॉम 5 टू ओवर 10% ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का 10 से अधिक उत्पादन निवेश की दर में 5 से अधिक वृद्धि, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ वन और मोर सब्सटेंशियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विद ए बिग हाई ग्रोथ रेट, एक उच्च विकास दर के साथ अधिक पर्याप्त विनिर्माण क्षेत्र का विकास, ठीक है। क्विक इमरजेंस ऑफ पॉलिटिकल सोशल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ अनेबल एक्सपेंशन ऑफ विकसित फील्ड, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में विस्तार करके सामाजिक संस्थागत ढांचे के त्वरित उद्भव, या फिर ऑल ऑफ देम, या फिर ये सभी। तो भी देखो टेक ऑफ स्टेज क्या होती है, टेक ऑफ स्टेज क्या होती है, डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मतलब कि यहाँ पर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेवलपमेंट हो रहा है। और यहाँ पर हम इसको देखें, इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एक्सीड्स 10%, मैन्युफैक्चरिंग में हमने इन्वेस्टमेंट को 10% से बढ़ा दिया है नेशनल इनकम का। डेवलपमेंट ऑफ मॉडल सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, तो भाई इसके साथ अभी क्या है, तीनों ये जो ऑप्शंस है ये क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे, तीनों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है, आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट है which of the following policy prescriptionary for economic growth was suggested by रिकार्डो, इनमें से कौन सी जो पॉलिसी है, इनमें से रिकार्डो के द्वारा कौन सा आर्थिक विकास का सुझाव दिया गया है। देखो गवर्नमेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इकोनॉमिक फील्ड, गवर्नमेंट का एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए इकोनॉमिक फील्ड में। फ्री ट्रेड इन कमोडिटीज, कमोडिटीज का फ्री ट्रेड होना चाहिए। कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या पर वृद्धि होनी चाहिए। रेगुलेशन ऑफ कंपटीशन, कंपटीशन पर क्या होना चाहिए, प्रतियोगिता पर विनिमय होना चाहिए। तो वो क्या आता है, उसने क्या कहा था, फ्री ट्रेड ऑफ कमोडिटीज, कमोडिटीज पर किसकी बात करता है वो, फ्री ट्रेड पर, वस्तु पर मुक्त व्यापार होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द बेसिक लॉजिक बिहाइंड बिग पुश स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट रिलेटेड टू, तो जो हमारी थ्योरी है बिग पुश, वो जो उसका जो बेसिक लॉजिक है वो किससे रिलेटेड करता है, भाई वो इंटरनल इकोनॉमी की बात करता है, एक्सटर्नल इकोनॉमी की, या ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन की, या दोनों ए एंड बी करेक्ट है। तो भाई वो बात करता है इसकी एक्सटर्नल इकोनॉमी की। जो बिग पुश थ्योरी है वो किसने दी थी, रोजेंटिन रोडान ने। और वो एम्फोसाइज करते हैं एक्सटर्नल इकोनॉमी जो है वो इसके बिग पुश थ्योरी के द्वारा हम हाई मिनिमम अमाउंट के साथ इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके इसको अचीव कर सकते हैं। एक बिग पुश और क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट इज बिलीव्ड नेसेसरी टू ब्रेक आउट ऑफ लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, अगर वो कहते हैं कि या तो बिग पुश थ्योरी के द्वारा या क्रिटिकल मिनिमम एफर्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं कि ब्रेक आउट इसको हम तोड़ सकते हैं। जो लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम का ट्रैप है, यानी कि जो निर्धनता का लो लेवल का मतलब कि जो निम्न स्तर का जो संतुलन है उसका जो जाल है उसको हम यहाँ पर तोड़ सकते हैं। अबव 10% ऑफ नेशनल इनकम, अगर हम अपनी राष्ट्रीय आय का 10% हिस्सा इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसमें टेक ऑफ इंडस्ट्री में, लीडिंग सेक्टर में, तो इससे क्या है, हम एक्सटर्नल इकोनॉमीज को क्या कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं, इसमें बिग पुश ला सकते हैं। और जो बिग पुश थ्योरी का कंसेप्ट है वो रोजेंटिन रोडान ने दिया था। और ये किसकी बात करते हैं, एक्सटर्नल इकोनॉमीज की बात करते हैं, ठीक है। द पीक्यूएलआई इंडेक्स गिवन बाय, तो जो पीक्यूएलआई इंडेक्स है, पीक्यूएलआई का फुल फॉर्म क्या होता है, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ये किसने दिया था, ये दिया था मैरिस डी मैरिस ने। किसने दिया था, मिड ऑफ 1970s, 1970s के 1970 से 80 के जो वक्त था उसमें इन्होंने इसको दिया था। 1970s और 1980 के मिड के दौरान इन्होंने इसको दिया था, मैरिस डी मैरिस ने दिया था। पीक्यूएलआई का मतलब होता है फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, ठीक है। और 1979 में दिया था। इसमें हम 3 मेजरमेंट करते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और बेसिक लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये होता है हमारा फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। इसका मैंने जो हमारा पीक्यूएलआई, एचडीआई, ये सारे टॉपिक्स मैंने जो करंट का डेटा है हमारा इंडियन इकोनॉमी का, उसमें ये सारा डिटेल में करवाया हुआ है। इंडियन इकोनॉमी की क्लास आप देख लेना,
उसमें सारा करंट का डेटा इस टाइम कितना है, हमारा BQLI कितना है, HDI, GII रेट, सभी जितनी भी इंडिया की वेरियस स्टेजेस पर रैंकिंग है, वो सभी करवाई हुई है, आप देख लेना। नेक्स्ट है मार्क्स गिव द कंसेप्ट ऑफ कैपिटलिस्ट सिस्टम व्हिच कीप्स वेजेस डाउन एज डिमांड फॉर लेबर इंक्रीजेस। व्हाट इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहेंगे? मार्क्स ने जो कंसेप्ट दिया है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, जो श्रम वृद्धि की मांग के अनुसार मजदूरी को कम करती है, इसे हम क्या कहेंगे? लेबर सरप्लस, रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर, अंडर एम्प्लॉयमेंट या डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो भाई देखो, इसको हम कहेंगे क्या? रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। तो भाई मार्क्स ना इस पे चीज पे एम्फोसाइज करता है कि आर्मी जो लेबर है उसके पास, हमारे पास ना एक रिजर्व होना चाहिए। रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर्स आर दोज हु आर अनएम्प्लॉयड, जो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी, एंड विलिंग एंड रेडी टू वर्क, जो काम करने के इच्छुक है और तैयार है। दे आर ऑफन यूज टू बोगीज एंड थ्रेट अगेंस्ट द प्रोल्स। तो जिनको क्या है, पहले क्या किया था, अगेंस्ट किसी वजह से डराया गया था, धमकाया गया था और बोगीज के रूप में इनको रखा गया था। तो इनको क्या कहा गया है? रिजर्व आर्मी ऑफ लेबर। ये कंसेप्ट किसने दिया था? मार्क्स ने दिया था। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू आर नक्शे, इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज लिमिटेड मेनली बाय द। तो आर नक्शे के जो हमारा कंसेप्ट है, ठीक है, नक्शे का जो कंसेप्ट है वो विकसित सर्कल ऑफ पॉवर्टी का, उसमें जो अविकसित अर्थव्यवस्था है, जो अंडर डेवलप्ड कंट्री है, उसमें निवेश करने का यानी कि जो इन्वेस्टमेंट करने का जो आशय है, वो मुख्य रूप से कहाँ तक लिमिटेड है? लैक ऑफ सेविंग, बचत की कमी, साइज ऑफ मार्केट, मार्केट का जो साइज है, लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो निवेश के अवसरों की कमी है, लो प्रोडक्टिविटी लेबर, श्रम की कम उत्पादकता। तो भाई देखो, इसमें क्या साइज ऑफ मार्केट यहाँ पर क्या करता है? बहुत ज्यादा प्रभाव करता है। इन रेगनर नक्शे बैलेंस ग्रोथ थ्योरी, तो यहाँ पर क्या है? साइज ऑफ मार्केट, साइज ऑफ मार्केट क्या करता है? क्या इसको इकोनॉमी को लिमिट करता है। इन हैरोल्ड डोमर मॉडल, ग्रोथ मॉडल, इंटरप्रेन्योरियल इक्विलिब्रियम, जो इंटरप्रेन्योरियल का इक्विलिब्रियम है वो कहाँ होता है? देखो, नेचुरल ग्रोथ रेट, कैपिटल आउटपुट रेशो, वारंटेड ग्रोथ रेट या एक्चुअल ग्रोथ रेट। तो भाई हम हैरोल्ड डोमर की मॉडल की बात करें तो जो हमारी वारंटेड ग्रोथ रेट है वो क्या होता है? इंटरप्रेन्योरियल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। वो होता है इंटरप्रेन्योर टेक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन वारंटेड ग्रोथ रेट, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग रोस्टो स्टेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन देयर प्रॉपर सीक्वेंस। तो भाई देखो, यहाँ पर क्या है? रोस्टो की ग्रोथ की स्टेजेस दिए, उनको प्रॉपर सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है, ठीक है। देखो भाई, फर्स्ट स्टेज होती है हमारी ट्रेडिशनल सोसाइटी, फिर आती है प्री कंडीशन ऑफ टेक ऑफ, फिर आती है टेक ऑफ, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी, फिर हाई मास कंजप्शन, ठीक है। इन्होंने चार ही दी हुई है, वैसे पांच होती है टोटल। तो इसका सही जो हमारा सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1 2 4 3। 1 ट्रेडिशनल, फिर 2, फिर ड्राइव टू मैच्योरिटी थर्ड, फिर ये फोर्थ। ही हो जाएगा हमारा सही सीक्वेंस, 1 2 3 4 4 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अकॉर्डिंग टू द शुम्पिटर्स मॉडल ऑफ इनोवेटिंग एंटरप्रेन्योर्स गेट नेसेसरी फाइनेंस फॉर। तो देखो, शुम्पिटर ने इनोवेशन की थ्योरी दी थी, नव परिवर्तनशील की थ्योरी दी थी। उन्होंने कहा शुम्पिटर के मॉडल के अनुसार नव परिवर्तनशील उद्यमियों को आवश्यक वित्त प्राप्त होता है। उनको जो मतलब कि जो उनको पैसा चाहिए होता है, नेसेसरी फाइनेंस है, वो कहाँ से मिलता है? वॉलंटरी सेविंग से, जो उन्होंने खुद बचत की हुई है, ओन रिसोर्सेज से, खुद के संसाधन से, बैंक क्रेडिट से या गवर्नमेंट से। तो भी देखो, उनको मिलता है कहाँ से? बैंक क्रेडिट से। बैंक क्रेडिट से उनको क्या मिलता है? नेसेसरी फाइनेंसिंग मिलती है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स ऑफ ग्रोथ विच इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर कौन सा है? फेवरेबल लेजिस्लाइजेशन, ठीक है। सी हो जाएगा इसका आंसर। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किसने दिया था? हमारे हमें हमें दिया था कार्ल डोल ने, ठीक है। बिसाइड इंक्रीज इन आउटपुट डेवलपमेंट कंसर्न विद इन, मतलब कि उत्पादन में वृद्धि के अलावा आर्थिक विकास का संबंध है। इनपुट्स एंड देयर एफिशिएंसी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, लाइफ सस्टेन, सेल्फ एस्टीम एंड फ्रीडम ऑफ फ्रॉम व्हाट इग्नोरेंस एंड स्क्वेट लिटर। तो मतलब देखो भाई, हम अगर आउटपुट इंक्रीज की बात करें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट किससे और सभी से रिलेटेड है, तो भाई ये सभी फैक्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, ऑल ऑफ देम। इन द रिकॉर्डियन स्कीम ऑफ थिंग्स सेविंग्स आर प्रोवाइडेड बाय। तो चीजों की रिकॉर्डियन स्कीम के बजट में, ठीक है, तो वो किसके बारे में प्रोवाइड करते हैं सेविंग? लैंडलॉर्ड्स, लेबर्स, कैपिटलिस्ट या बोथ ए एंड बी। तो भी देखो, रिकॉर्डियन थ्योरी की हम बात करें, जो सेविंग्स है वो प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा? कैपिटलिस्ट के द्वारा, ठीक है। बचत प्रदान की जाती है कैपिटलिस्ट के द्वारा।
विद विच काइंड ऑफ फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ड्यूलिज्म एच मिंट पर्टिकुलरली एसोसिएटेड विद, तो जो भी एच मिंट किससे एसोसिएटेड है, कौन सी जो ड्यूलिज्म है, तो एच यहाँ पर इनका पूरा नाम है हाला मिंट, तो ये विशेष रूप से किस द्वैतवाद से जुड़े हैं, ये जुड़े हैं किससे, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म से, ये जुड़े हैं फाइनेंशियल ड्यूलिज्म से। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, इनमें से कौन सा आर्थिक विकास में अविकसित देशों का संकेतक नहीं है, लो पर कैपिटा इनकम, हाई डेथ रेट, लो प्रपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी, तो भाई इकोनॉमिकली अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज है उसका इंडिकेटर नहीं है, तो कौन सा नहीं है, लो प्रपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स इन प्राइमरी सेक्टर, मतलब कि जो लेबर फोर्स लगा हुआ प्राइमरी सेक्टर में उस ये इसका इंडिकेटर नहीं है, लो पर कैपिटा होगी तो ये भी इकोनॉमी में वर्क करेगा, हाई डेथ रेट होगी तो इसका मतलब वहाँ की हेल्थ कंडीशन नहीं है, अच्छी नहीं है, हाई लेवल ऑफ लिटरेसी होगी तो वहाँ का क्या है, एजुकेशन लेवल अच्छा नहीं है और वहाँ की इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं कर सकती, तो इसका आंसर हो जाएगा, नोट पूछा हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट पूछा हुआ, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, द एसेंस ऑफ बैलेंस्ड ग्रोथ इज दैट इकोनॉमिक्स शुड एडवांस इन स्टडी रेट विद सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट, अगर बैलेंस ग्रोथ की हम बात करें, संतुलित व्यवस्था का सार है कि अर्थव्यवस्था को निवेश के बराबर बचत के साथ स्थिर दर पर आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है। श्रम की असीमित आपूर्ति के साथ विकास की थीसिस मूल रूप से आर नक्शे के द्वारा तैयार की गई है, ठीक है। और सी ऑप्शन है कैपिटल आउटपुट रेशियो इज इन्वेस्टर्स एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन प्रोडक्टिविटी ऑन कैपिटल, ठीक है। ईडी डोमर assumed that full employment of labor and capital occurred simultaneously, तो इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है, तो भाई इसमें इनकरेक्ट है क्या, द थीसिस ऑफ डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर वाज ओरिजिनली फॉर्मुलेटेड बाय आर नक्शे, तो ये क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ लेबर अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ लिमिटेड बाय, जो श्रम का विभाजन है वो एडम स्मिथ के अनुसार क्या है, एक्सटेंडेड ऑफ मार्केट, क्वांटिटी ऑफ कैपिटल अवेलेबल, और ऑप्शन सी है ए और बी, और साइज ऑफ लेबर फोर्स, तो जो श्रम का विभाजन है, डिवीजन ऑफ लेबर है, वो किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों पर, मार्केट का, एक्सटेंड ऑफ मार्केट का और कैपिटल अवेलेबल पर, ठीक है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी पर्सपेक्टिव फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ सजेस्टेड बाय रिकार्डो, इनमें से कौन सी जो पॉलिसी है इकोनॉमिक ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से रिकार्डो ने सजेस्ट की है, गवर्नमेंट्स एक्टिव पार्टिसिपेशन इन इकोनॉमिक, फ्री ट्रेड इन कमोडिटीज, कंट्रोल ओवर पॉपुलेशन या रेगुलेशन ऑफ कंपटीशन, तो इन्होंने कहा था फ्री ट्रेड ऑफ कमोडिटीज, आंसर हो जाएगा बी, फ्री ट्रेड ऑफ कमोडिटीज। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सेंट्रल प्लेस ऑफ सुम्पिटर इन इस थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, इनमें से किसने किस कंसेप्ट ने प्लेस किया सुम्पिटर की थ्योरी को डेवलपमेंट में, कैपिटल एक्यूमुलेशन, रोल ऑफ गवर्नमेंट, नीड ऑफ बैलेंस, रोल ऑफ इनोवेशन, तो वो क्या है, जो सुम्पिटर है वो इनोवेशन पर क्या करता है, फोकस करता है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा सुम्पिटर की जो थ्योरी है वो इनोवेशन पर वर्क करती है, इनोवेशन आइडिया पे नया कुछ हम लेके आए। विद इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ प्रोपोर्शन लेबर फोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, अगर हम इकोनॉमिक आर्थिक श्रम के साथ कृषि में लगे श्रम बल का अनुपात करें, इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ प्रोपोर्शन ऑफ लेबर फोर्स एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, तो वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, रिमेन अनफेक्टेड, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चेंजेस इन अनसर्टन मैनर, वो एक अनिश्चित तरीके से बदलेगा, तो भाई इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्क ऑफ टी सूल्स, यानी कि टी सूल्स के काम की पहचान कीजिए, भाई इन्होंने ये जो क्वेश्चन है इस टाइप का क्वेश्चन जून 2019 का पेपर था नेट का, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था टी सूल्स का, तो टी सूल्स किसके बारे में बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ एग्रीकल्चर, यानी कि पारंपरिक कृषि को बदलने की वो बात करते हैं, इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए, ट्रांसफॉर्मिंग ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक्स, तो ये किसने दी थी, टी सूल्ज ने, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा टी सूल्ज, ठीक है। द विक्सियस सर्कल ऑफ थ्योरी स्टेट्स दैट, तो जो दोष चक्र सिद्धांत है वो क्या कहता है, तो वो कहता है भाई क्या, लो पर कैपिटा इनकम, अगर प्रति व्यक्ति जो इनकम है वो कम है, उससे क्या होगी, लो सेविंग होगी, लो सेविंग होगी तो क्या होगी, लोगों के पास बचेंगे नहीं पैसे, और इससे क्या होगा,
लो इनकम होगी तो लो सेविंग होगी, लो सेविंग होगी तो इन्वेस्टमेंट भी लो करेंगे, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो कैपिटल भी कम होगी, और कैपिटल फॉर्मेशन कम होगी तो प्रोडक्टिविटी भी कम होगी। तो ये क्या कहता है, विक्सियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी कहता है। द प्रॉफिट फंक्शंस एज एन इंसेंटिव फॉर इनोवेशन वाज अमंग द की कंट्रीब्यूटर्स इकोनॉमिक थॉट। तो जो नवाचार इनोवेशन की बात करते हैं उसके प्रोत्साहन के लिए लाभ के कार्य में आर्थिक विचारों का महत्वपूर्ण योगदान किसका था? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, फ्रैंक नाइट, जोसेफ शम्पीटर या एडम स्मिथ। तो भाई देखो ये था किसका, शुम्पीटर का। शुम्पीटर किसकी बात करते हैं, इनोवेशन की। तो इनोवेशन में जब प्रॉफिट होता है तो वो कंट्रीब्यूशन होता है, ये किसका थॉट था, ये थॉट था जोसेफ शुम्पीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्टीमेट इफेक्ट ऑफ इनविजिबल हैंड ऑफ एडम स्मिथ। जो एडम स्मिथ का कंसेप्ट है इनविजिबल हैंड, अदृश्य हाथ इन ए कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी। तो एक जो कॉम्पिटिटिव इकोनॉमी है उसमें वो किसकी बात करता है, एवरीवन क्या करेंगे, बेनिफिट्स ईच एक्ट इन हिज ओन इंटरेस्ट, विल इंक्रीज देयर प्रॉफिट्स इन इंटरेस्ट, शुड एक्ट टू मैक्सिमाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, शुड एक्ट टू प्रमोट पब्लिक इंटरेस्ट। तो भाई देखो जो इनविजिबल हैंड थ्योरी है वो क्या करती है, बेनिफिट्स ऑफ ईच एक्ट इन हिज ओन इंटरेस्ट, प्रत्येक व्यक्ति अपने हित में कार्य करता है। तो इस पूरे कंसेप्ट को समझे तो एडम स्मिथ क्या थे, एक क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का मतलब होता है परंपरावादी कह सकते हैं, शास्त्रीय कह सकते हैं, प्रतिष्ठित कह सकते हैं। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, इन्होंने कहा था जो हमारी इकोनॉमी में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि इकोनॉमी में जब क्या कहते हैं डिसइक्विलिब्रियम आ जाता है, इम्बैलेंस आ जाता है, तो क्या होता है, इनविजिबल हैंड जो मार्केट मैकेनिज्म होती है वो खुद क्या करती है, सेल्फ एडजस्ट हो जाती है, और वो मार्केट फोर्सेस को खुद ही क्या कर लेती है, एडजस्ट कर ले सकती है, जिससे क्या हो जाता है, बेनिफिट होगा ईच एक्ट, हर व्यक्ति के अपने लाभ के हित में अपने आप ही हो जाते हैं, कार्य कर लेता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट है इनकम इनइक्वालिटीज, आय समानता किसके द्वारा हम शो करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मार्जिनल इनइक्वालिटी कर्व, सैन कर्व या लॉरेंस कर्व। तो आय समानता हम किस पर दिखाते हैं, लॉरेंस कर्व पर दिखाते हैं। ठीक है, द इमिग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड पीपल फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज इज नोन एज। तो भाई देखो विकासशील देश क्या है भाई, जैसा कि हमारा देश है, हमारे देश से कोई अच्छे हाई स्किल्ड पर्सन है जो बहुत इंटेलिजेंट है और बहुत अच्छे उनको स्किल है, बहुत अच्छी उनको नॉलेज है, बहुत अच्छा उनको एक्सपीरियंस है, वो क्या कर रहे हैं, वो वहां से दूसरी जगह जा रहे हैं, हाईली स्किल्ड कंट्री, डेवलपिंग कंट्री में जा रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, विकासशील देश के उच्च कुशल लोगों का उत्प्रवसन के रूप में जाना जाता है, वो डेवलपिंग कंट्री में जा रही हैं। ठीक है, कहीं और जा रहे हैं, तो ये क्या होता है, ब्रेन ड्रेन, ह्यूमन कैपिटल डिट्रेशन, प्रोडक्टिविटी, लेबर डिग्रेशन। तो ये क्या है, ब्रेन ड्रेन हो रहा है भाई, हमारा ब्रेन कहीं और जा रहा है, ब्रेन ड्रेन जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नहीं, इस ब्रेन ड्रेन नहीं होगा, ये हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल डिट्रेशन। इसका आंसर हो जाएगा ह्यूमन कैपिटल डिट्रेशन। मतलब कि हमारे देश की जो मानव पूंजी है, हमारे देश की जो अच्छी लोग हैं, अच्छे इंटेलिजेंट लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं, दूसरी जगह जा रहे हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रोस्टो द स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कितनी इकोनॉमिक ग्रोथ की स्टेजेस होती है, 5 होती है, 5 स्टेजेस होती है रोस्टो की ग्रोथ की स्टेजेस होती है। ठीक है, ये है 5 स्टेजेस। ट्रेडिशनल फर्स्ट स्टेज है ये सेकंड है ट्रांजिशन, ये थर्ड है फिर ये आती है मैच्योरिटी, फिफ्थ ये मास कंजम्पशन, फिफ्थ है। ठीक है, 5 स्टेजेस होती हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द मॉडल विच इज कंसर्न विद गोल्डन एज इक्विलिब्रियम। तो इनमें से कौन सा मॉडल है जो गोल्डन एज इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो जो मिसिस जॉन रॉबिन्सन का मॉडल है गोल्डन एज इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी, जॉन रॉबिन्सन मॉडल। नेक्स्ट है हु इज एसोसिएटेड विद फाइनेंशियल ड्यूलिज्म, फाइनेंशियल ड्यूलिज्म से कौन रिलेटेड है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा मिंट, एच मिंट, इसका आंसर हो जाएगा एच मिंट, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो भाई आज के ये हमारे क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको ये अच्छे लगे होंगे, और भाई अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम हमारे करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करेंगे विद माइक्रो, माइक्रो से हम नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करेंगे, और फिर हम करेंगे एक मैराथन भी करेंगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ 20 एक दिन, हमारे 20 दिन भी नहीं कह सकते हम, 18 दिन ही पड़े हैं हमारे एस्टेट के एग्जाम में। ठीक है भाई, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना ताकि आपको लाइव क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, टेलीग्राम का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लेना। ठीक है, और उसका लिंक आपको कहाँ से मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और भाई वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू सो मच।